अच्छा, पहले कि मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ चलूं, बड़ा क्विकली बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन वो है जहां पाकिस्तान की टेलीविजन एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा ने, जिनसे आप वाकिफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके ये दावा किया कि सब पीछे रह गए, मजाक उड़ाया बाकी सबका। उन्होंने कहा लोग बातें करते रह गए, लेकिन बिलावल जरदारी जो है उनको एक इन्विटेशन मिल गया है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में 20 जनवरी में उनको एक इन्वाइट कर लिया गया उसमें। अब हकीकत क्या है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बहुत ही स्पेयरिंगली इन्विटेशंस लोगों को दिए हैं। उसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बुलाया गया था, जो नहीं आएंगे उनको रिप्रेजेंट कोई और सीनियर ऑफिशियल करेंगे। उसके अलावा जो है हंगरी के प्रेसिडेंट जो है, मेरा ख्याल है विक्टर एर्दोगान, उनको और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, और चंद और लैटिन अमेरिका से चंद लोगों को बुलाया। इस हद तक कंजूसी की गई है, या इस हद तक एहतियात की गई है, या इस हद तक उसमें एक सिलेक्टिवनेस थी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिनका बाय ऑल मीन्स अगर आप चाइना के प्रेसिडेंट को इनवाइट करते हैं तो फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट करना बनता है, गिवन द साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या है? वो हार है। उसकी वजह वो हार यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे, तो उन दिनों में डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट करते थे कि नरेंद्र मोदी अपीयरेंस देंगे उनकी कैंपेन में, और उन्होंने कहीं उसके बारे में कह भी दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को उनकी टीम ने कहा होगा कि भाई ये बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी कि अगर एक साइड में कैंपेन में अपीयर हो जाएंगे, वी नेवर नो कि इलेक्शन कौन जीतता है। तो उससे उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने उस स्टेज पे गुरेज किया इंडियन साइड ने। उसका अब बदला नरेंद्र मोदी से ये लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे डोनाल्ड ट्रंप की नेचर का आपको पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया, बल्कि वाइस प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर हिंदुस्तान के सेकंड ईयर में उनके फॉरेन मिनिस्टर को जो है वो इन्वाइट कर लिया गया, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर बिलावल जरदारी भुट्टो को कहां से इन्विटेशन मिला है? उनको कोई इन्विटेशन नहीं मिला। वो ये है कि प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन के टिकट बिकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 से 50,000, 75,000, 1 लाख से 1 मिलियन तक का टिकट है, डिपेंडिंग अपॉन किस इवेंट में, किस टेबल पे आप बैठ सकते हैं। तो बिलावल जरदारी भुट्टो के किसी सपोर्टर ने और किसी डोनर फंडर ने बिलावल जरदारी के लिए 25,000 से 50,000 का कोई टिकट खरीदा है एंट्री का। वो है टिकट है जिसकी पूरी की पूरी कहानी इस वक्त चल रही है। अब चले जरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ। अब एक क्विक हम एनालिसिस कर लें गाजा में होने वाले सीज फायर का, जिसका ऐलान अब से 24 घंटे पहले कतर की हुकूमत ने किया था। और ये वो पीस प्रोसेस है जो जनवरी या फरवरी 2024 से चल रहा था, जिसमें कतर भी था, जिसमें इजिप्ट भी था, जिसमें अमेरिका भी था, और यही तीनों पार्टीज का उसमें रोल था। अब अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट इलेक्ट भी और जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट बाइडन, दोनों ही इसका क्रेडिट ले रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने अपनी जो फेयरवेल स्पीच है उसमें कहा कि ये पीस जो है वो एग्जैक्टली उसी फ्रेमवर्क और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ है जो कि मैंने अपना एक प्लान दिया था मई 2024 में। Deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza. To that extent, प्रेसिडेंट बाइडन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वही पीस प्लान है, और यही वजह से फलस्तीनी रो रहे हैं। उनके बाद ट्वीट्स भी मैंने देखे हैं कि अगर यही पीस प्लान हमको मिलना था तो फिर ये पीस प्लान तो 8 महीने पुराना है, और 8 महीने तो फिर सिर्फ इसमें लटकाया गया है ताकि फलस्तीनियों को मजीद मारने का इसराइल को मौका मिले। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो मिडिल ईस्ट एनवॉय है, जिनका नाम है बेसिकली स्टीव विटकॉफ को कई दिन से भेजा हुआ था, और स्टीव विटकॉफ जो है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसराइली भी मानते हैं और प्रेसिडेंट बाइडन की टीम भी मानती है कि स्टीव विटकॉफ ने खासी मेहनत की, और उनके बगैर ये चीज इस वक्त सीज फायर मुमकिन नहीं हो सकता था। लेकिन जो सीज फायर हुआ है वो खालिस्तान जो है वो इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी होती हैं। इसराइल की रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरी हो जाती है कि हमास को, जो बची कुची हमास है, उससे तमाम जो होस्टेज हैं इसराइल के, उन्हें रिलीज करना होगा। और इन रिटर्न इसराइल सिर्फ ये कर रहा है कि एक टेम्पररी पीस प्रोसेस भी दे रहा है, ये भी परमानेंट नहीं है। और इसराइल की जेलों में जो फलस्तीनी गिरफ्तार हैं, विच वॉज बेसिकली ए नॉन इशू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। किसी किस्म के लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस या स्टेबिलिटी का यहाँ से इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं पता चलती। जो बड़े इश्यूज हैं कि क्या होगा, उसका कोई भी यहाँ इंडिकेशन नहीं पता चलती। डोनाल्ड ट्रंप की ये रिक्वायरमेंट कि मैं एक ताकतवर प्रेसिडेंट हूं, मैंने आने से पहले सारा गन जो है वो खत्म किया जाए, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको पूरी होते नजर आती है। अब 7 अक्टूबर 2023 से गुज़िश्ता 14-15 महीने में जो जुल्म हुआ है, जो तबाही हुई है गाजा में, जो तबाही हुई है सीरिया के अंदर, जो तबाही हुई है लेबनान के अंदर, जिस तरह से हिजबुल्लाह को तकरीबन तोड़ दिया गया है, हमास का सफाया हो गया है, जिस तरह से सीरिया के अंदर एक हुकूमत बदल दी गई है, इसके बाद ईरान के डिसीजन मेकर्स, क्योंकि अब ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये सारा का सारा 7 अक्टूबर 2023 का जो प्लान था, इसके पीछे एक ईरानियन माइंडसेट था, वो मानते तो नहीं है, जिनका यह ख्याल था कि हम सऊदी अरब का और इसराइल के दरमियान जो एक गठजोड़ है अब्राहमिक अकॉर्ड का, उसका हम रास्ता रोक लेंगे। ये मेरा ख्याल है कि तेहरान के लिए और ईरान के लिए
ये एक बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि इसके नतीजे में किसने क्या पाया और इसका एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकला है। अब हरफे आखिर के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, उन्होंने अपनी जो फेयरवेल स्पीच है उसमें उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात की है जो इस वक्त अमेरिका के इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल सर्कल के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में याद दिलाई है फेयरवेल स्पीच प्रेसिडेंट आइजनहावर की 1961 की, जो अमेरिका के गालिबन 34th प्रेसिडेंट थे और वो इससे पहले सुप्रीम कमांडर थे अमेरिकन एलाइड फोर्सेस के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 8 साल के बाद वो प्रेसिडेंट रहे, बड़े पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। आइजनहावर ने अपनी पार्टिंग फेयरवेल स्पीच में ये कहा था कि अमेरिका के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये जो टर्म है ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये प्रेसिडेंट आइजनहावर ने अपनी स्पीच में दी थी। उन्होंने कहा ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका में खड़ा हो गया है, ये अमेरिका की जमहूरियत और दुनिया के पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है कि जिस तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खतरा था, इसी तरह से अब एक टेक्नोलॉजिकल टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका में खड़ा हो गया है, जिसके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पैसा है, मीडिया पे कंट्रोल है और ये अमेरिका में जमहूरियत और उसकी इक़्तिदार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। I'm equally concerned about the potential rise of a tech industrial complex that could pose real dangers for our country as well. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. ये डिबेट खासे दिनों से हो रही थी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसे एक पब्लिक एक्सप्रेशन दे दिया है और उसको एक लेवल उन्होंने इसका डिबेट का रेस कर दिया है। इशारा उनका जाहिर है कि इलॉन मस्क की तरफ है, लेकिन सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं है। इलॉन मस्क का तो इन्फ्लुएंस जाहिर आप समझते ही हैं। यहाँ पर अभी मीडिया में एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है मैग्निफिसेंट 7 की। वो ये है कि जो टॉप कंपनीज हैं आईटी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जिसमें एप्पल है, जिसमें टेस्ला है, जिसमें निविडिया है, जिसमें फेसबुक है, जिसके अंदर अमेजॉन है और फिर एआई की कंपनीज हैं, इनकी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर 46% से लेके 80% तक इनकी पिछले साल में ग्रोथ हुई है और ये ग्रोथ जो है उससे बाकी सारी कंपनीज को इन्होंने आउटस्ट्रिप कर दिया और इनका इन्फ्लुएंस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इलॉन मस्क जो है उनके पास बड़ी अजीबोगरीब किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं। उनके पास इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं। उसकी वजह से वो चीन और दुनिया में उनका एक खास किस्म का इन्फ्लुएंस है मार्केट्स की वजह से। उनके पास स्टारलिंक है, जिसकी वजह से वो यूरोप और रशिया के लिए, दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास ट्विटर है, जहां पर खुद उनके अपने फॉलोअर 210 मिलियन या 211 मिलियन है और वो ट्विटर के पूरे एल्गोरिदम को कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में ये करके भी दिखाया है कि उनके जो मेगा के मुखालिफ थे, जिन्होंने उनके ऊपर H1B पे अटैक किया था, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ट्विटर हैंडल ही बंद कर दिए। सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप कह दिया मैंने गलती से, इलॉन मस्क ने उनके ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। तो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का, अब वो इस वक्त व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं उनके एडवाइजर भी हैं और जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज है उसको वो हेड भी कर रहे हैं और ये सारी इन्फ्लुएंस उनके पास है। वो ओपिनियन शेप कर सकते हैं और उन्हें इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट के बाद सबसे ताकतवर शख्स जो है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में समझा जा रहा है। ये और बात है कि दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पंडित का ख्याल है कि 3 से 6 महीने ज्यादातर ये मोहब्बत, ये रिलेशनशिप और ये पिकनिक जो है, ये हनीमून जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप का और इलॉन मस्क का नहीं चल सकता। तो हम इलॉन मस्क को भी अंदाजा है इस चीज का कि पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं, एंड दिस विल बी अ सर्वाइवल बैटल। तो यहाँ बात खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है।